बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 275 मुलाहिज़ा फरमाएं। मोसी ने उसे कुर्सी पर बैठे बैठे नज़र जमा कर देखा। हवालदार, इसे सीधा खड़ा होना सिखाओ। उसने सिगरेट का कश लेकर कहा। हवालदार अब अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए एसपी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहता था। उसने एक मुक्का मारा। हाथ नीचे कर सुअर दे पुत्र, ऐसे खड़ा है जैसे तू हमारा अफसर है। अभी सारी बदमाशी भी निकल जाएगी। बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती है यहाँ। वो सीधा खड़ा हो गया। उसने जाहिर किया कि मुक्के का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो ऐसे मुक्कों की परवाह भी नहीं करता। अच्छा तो ये बदमाश है, मोसी ने कहा। हवालदार, यहाँ कोई बार्बर है? मेरा मतलब है हुज्जाम नाई है। जनाबे आली, आपने शेव बनवाना है? नहीं, इस बदमाश की टेंट करवाओ पहले, मोहसिन बोला। हवालदार का चेहरा खिल उठा। उसके दिल की मुराद बर आई थी। अफसर ने वही किया जो वो खुद करता था। उसे यकीन आने लगा था कि अब उसका लोगों की टेंट कराने का जुर्म संगीन तर शुमार नहीं होगा। मुल्जिम ने कुछ शोर मचाया कि उसका जुर्म बताया जाए, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। हवालदार ने उसे बजोरे बाजू मुर्गा बना दिया। खुद चित्तर लेकर उसके सर पर खड़ा रहा और उसके माथे सोना खान ने बकले में खुद मुल्जिम को मोड़ दिया। इस काम में वो खासा तजर्बा रखता था और हवालदार साहब के हुक्म पर शायद गांव की निस्फ बागी आबादी के सर साफ कर चुका था। घने लंबे बालों के नीचे से एक कद्दू जैसा सर निकालने के बाद सोना खान ने सफाई के ख्याल से एक एक बाल चुना और फर्श पर कपड़ा मारा। इसकी मूंछें क्यों छोड़ी? मोसी ने कहा। मुल्जिम की सारी अकड़ फूंक खत्म हो गई थी। उसने हाथ जोड़ना और गिड़गिड़ाना शुरू किया, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। सोना खान ने उसकी पली हुई मूंछें 1 मिनट में गायब कर दी। सर मुंडवाने के मुकाबले में किसी जवान के लिए मूंछें कटवाना बहुत ज्यादा बेइज्जती और बेगैरती के मुजाहरे की बात थी। शायद अब वो सोच रहा था कि उसका मुंह काला किया जाएगा और फिर उसे शाही सवारी पर यानी कुम्हार के गधे पर दुम की जानी मुंह करके बिठाया जाएगा और गांव की गलियों में फिराया जाएगा। हाँ भाई, अब बताओ तुम क्या करते हो बदमाशी के अलावा? मोसी ने एक और सिगरेट जलाते हुए कहा। हुजूर, हम शरीफ आदमी हैं। गलत कहा है किसी ने। तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं? मोसी ने उसकी बात काट दी। है हुजूरे वाला, 4 बच्चे हैं और उसके बावजूद बदमाशी करते हो। मोसी ने कड़क कर कहा। क्या लगती है गुलाबो तुम्हारी? क्यों मिलते हो उसे? मैं खुदा की कसम हुजूर, मैं किसी गुलाबो को नहीं जानता। ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। वो चिल्लाने लगा। चिल्लाओ मत, मोसी ने मेज पर मुक्का मारा। हवालदार, गुलाबो को बुलाओ, हाशू की साली को। इस दूसरे जुमले से हवालदार पर और गुलाबो के आशिक पर वादे हुआ कि एसपी साहब से कुछ भी पोशीदा नहीं है। एक आदमी उसी वक्त गुलाबो को लाने के लिए भेज दिया गया। गुलाबो के आने तक तुम इधर कान पकड़ो। मोहसिन ने कोने की तरफ इशारा किया। एक शादीशुदा शख्स को राय रास पर लाने और एक फाहिशा के चुंगल से छुड़ाने के लिए मौसर कार्रवाई जरूरी थी। हवालदार ने उसे गर्दन से दबोचा और कोने में फेंक दिया, जहां वो रजाकाराना तौर पर मुर्गा बन गया। हवालदार, इस गांव की मशरकी समत में आखिरी मकान किसका है? मोसी ने कहा। ऐसा मालूम होता है कि उसमें आग लग गई थी। आग? जी हाँ जनाब, सही फरमाया आपने, उसमें आग ही लगी थी। हवालदार ने संभल कर कहा। कैसे लगी थी? किसके हुक्म से? बस जनाबे आली, बिजली गिरी थी आसमान से, हवालदार ने कहा। और वो जो उसमें रहते थे वो कौन थे और अब कहाँ हैं? वो एक बुढ़ा था जनाब। जब बिजली गिरी तो वो घर में नहीं था, हवालदार ने कहा, इसलिए बच गया। बड़ा मगरूर हो गया था क्योंकि उसका एक बेटा दुबई चला गया था। वहां से वो बाप को बहुत पैसा भेजता रहा था। उसने पक्का मकान बनवा लिया था, जो एक गुस्ताखी थी। पटवारी का मजारी और पक्का मकान बना के रहने लगे। ये तो साफ बगावत करने वाली बात है। कल तक जूतियां उठाने वाले और जूतियां सीधी करने वाले बराबरी का दावा करते हैं, सर उठा के चलते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि खुदा के आगे सर झुकाओ, किसी और के आगे नहीं। रिज़्क देने वाला खुदा है, जमींदार नहीं। यही जुर्म था ना उसका, जिसकी सजा उसे ये दी गई कि उसका घर चलवा दिया गया। मोहसिन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई। तुमने क्या किया? मैं हवालदार हकला कर रह गया। क्या बकरे की तरह मैं कर रहे हो? मैं पूछता हूँ, तुमने पर्चा काटा पटवारी के खिलाफ? मोहसिन ने मेज पर हाथ मारा। हवालदार उछल पड़ा। खुद ही काट देता। जनाबे आली, कोई तो मुद्दई होना चाहिए। वो सामने ही नहीं आया। शिकायत लिखवाने आता तो मैं जरूर लिखता। अब कहाँ है वो? मोहसिन ने कहा। अपने बेटे के पास, हवालदार बोला। गोया इन जालिमों के डर से जला वतन हो गया, अपना घर और गांव छोड़ गया और तुम इंसाफ के ठेकेदार बनकर देखते रहे। मोहसिन ने गरजते हुए कहा। मुझे देर से रिपोर्ट मिली, वरना मैं देखता हवालदार कि वो पटवारी उस मकान को नए सिरे से तामीर कराता, अपने खर्च से बनवाता और तुमको मैं उस मकान का चौकीदार बना देता
कि उसकी एक ईंट भी निकली तो तुम पुलिस से निकाले जाओगे, मगर अब खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बच गए हो। मुद्दई ही कोई नहीं, इस केस में तो इंसाफ किसे दिलाया जाए। थाने पर ऐसी उफ्ताद कभी ना पड़ी होगी। अफसर पहले भी गुजरे होंगे तो दावतें खा के या ज़मींदारों की मेज़बानी का लुत्फ उठा के नजराने लेकर और शिकार खेल कर रुखसत हुए होंगे। यहाँ तो आज थाने में भूचाल आया हुआ था। मालूम होता था कि सारे केस आज ही निपटा दिए जाएंगे। जिस पर भी जुल्म हुआ है उसकी दाद रसी होगी और जालिम का वहीं फैसला होगा। इतना बड़ा अफसर था कि उसके सामने किसको दुम मारने की मजाल थी। एक हवालदार अगर सजा देने का इख्तियार रखता था तो इस अफसर के इख्तियारात की कोई इंतहा नहीं हो सकती थी। दोनों सिपाही बार बार गांव दौड़ते थे और किसी फरियादी को ले आते थे। मुझे यकीन था कि अब तक सारे गांव में तहलका मच गया होगा कि एक ज़बरदस्त फर्ज शनास इंसाफ परवर हाकिम आया है जो किसी की नहीं सुनता और एक पैसा नहीं लेता। नंबरदार के घर की रोटी तक खाने से इनकार कर दिया। एक दिन की बादशाहत मिली थी तो उसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे। हम भी चमड़े के सिक्के चला रहे थे जो बहुत अरसा ना चलेंगे। कुछ दिन चर्चा रहेगा कि एक सही पुलिस ऑफिसर आया था। लोग उसके इनामो इकराम और उसके इंसाफ और उसके फैसलों को याद रखेंगे और दुआएं देंगे। कुछ अरसे बाद सब वही होगा। सदियों के जुल्म और बदउनवानी की इख्तियारात से तजावुज़ और कानून के गलत इस्तेमाल की रिवायात की बुनियादें बहुत गहरी थी। इन्हें एक दिन में नहीं बदला जा सकता था, मगर खुद मैं बहुत लुत्फ ले रहा था कि एक दिन के लिए ही सही, मगर हमने नमूना तो पेश किया कि पुलिस को क्या होना चाहिए। कानून तो कमज़ोर की हिफाजत के लिए बना था, लेकिन फिर पैसे ने कानून को भी खरीद लिया और जो ताकतवर थे वो ज़्यादा ताकतवर हो गए। गरीब का दुश्मन कानून भी हो गया। अब सिवाय जो में हशर के इंसाफ पर एतकाद रखने के सिवा वो करे भी तो क्या करे। एक सिपाही ने गुलाबों के आने की इतला दी। मैंने उसे देखा तो मुझे यकीन आया कि औरत को सिर्फ मजबूरी तवाइफ नहीं बनाती। इस इल्ज़ाम में भी 100% सदाकत नहीं कि उसे मर्द तवाइफ बनाता है। कभी कभी वो शौकिया भी तवाइफ बनती है। शहर की तवाइफ को मैंने हर रंग में देखा था। देहात की तवाइफ को देखने का ये पहला मौका था। वो वाकई 28-30 साल की औरत थी। कदरे फरबई की तरफ मायल उसके रुखसारों पर सेहतमंदी की चमक थी और उसने कपड़े भी रेशमी पहन रखे थे। उसकी आंखों का सुरमा पलकों के साए से बाहर तक फैला हुआ था और उसने चेहरे के दागों को छुपाने के लिए पाउडर को क्रीम में मिलाकर यूं लेप कर रखा था जैसे देहाती दीवार को कीचड़ से लेप पोत करके बराबर करते हैं। जब वो मेरे पास आई तो उसके वजूद से बहुत तेज़ और घटिया सेंट की महक आई। ये सब फहश नहीं था, फहश उसकी मुस्कुराहट थी और यही मुस्कुराहट खुद इख्तियार देती थी कि वो औरत नहीं तवाइफ है, बराए फरोख्त है। बड़े साहब ने बुलाया मुझे, वो पाजेब छनका कर बोली। हाँ, मगर तेरे नखरे देखने के लिए नहीं। मैंने उसके लहजे पर बरहमी से कहा, यहाँ ठहर, अभी मैं पहले इतला कर दूँ। लेकिन वो बड़ी बेबाक औरत थी। वो अंसी और मेरे पीछे पीछे अंदर चली आई। वो मुझे बिल्कुल लिफ्ट देने पर तैयार ना थी और उसे यकीनन ये खुशफहमी थी कि उसे बड़े अफसर की दिल बस्तगी का सामान फराहम करना है। अंदर कदम रखते ही उसने अपने एक पुरस्कार को साफ सुथरे सर के साथ कोने में मुर्गा बना देखा तो वो ठिठकी। सलाम साहब जी, गुलाबों ने एक अदा से मुस्कुरा कर कहा और कुर्सी पर बैठने की नीयत से आगे बढ़ी। क्या हुक्म है हमारे लिए? उल्लू की पट्टी। मैंने उसका बाजू थाम लिया। खड़ी हो जा यहाँ। गुलाबों का रंग उड़ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। ये गुलाबो है सर, मैंने कहा। इसे रोका था मैंने, मगर ये पीछे चली आई। बहुत बदतमीज औरत है। मोसी ने सर हिलाया और मुझे बैठने का इशारा किया। वो अफसरी की अदाकारी में वाकई कमाल दिखा रहा था। उसकी नज़र गुलाबों पर जमी रही। घर वाला कहाँ है तेरा? वो साथ क्यों नहीं आया? मोसी ने कहा। जी, घर वाला? गुलाबों ने घबरा कर कहा। शादी नहीं हुई तो बाप को साथ लाना था, भाई को साथ लाना था। मोसी ने कहा। मेरा कोई नहीं सरकार। रहती कहाँ है? किसके साथ रहती है? अपना घर है सरकार, बाप का छोड़ा हुआ, उसी में रहती हूँ, वो बोली। और करती क्या है? खाती कहाँ से है? बस सरकार, दाल दलिया मिल जाता है आपकी दुआ से, वो मुस्कुराई। मेरी दुआ से या इन उल्लू के पट्टों से? मोसी ने गर्ज कर कहा और कोने में मुर्गा बने हुए शख्स की तरफ इशारा किया। क्या लगता है ये तेरा? कुछ नहीं सरकार, वो कांपने लगी। फिर क्यों बुलाती है इसे, क्यों मिलती है इसे? मोसी ने कहा। क्या तुझे मालूम नहीं कि इसकी बीवी है, बच्चे हैं, उनका हक तू मार लेती है फाहिशा। गांव तेरी वजह से बदनाम है। कसम आपकी सरकार, मैं नहीं बुलाती इसे, ये खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जान नहीं छोड़ता मेरी। वो रोने लगी। इसके बीवी बच्चों का तो मुझे भी ख्याल है। सच कह रही है? मोसी ने नरमी से कहा। हवालदार, इसके बाप को और इसकी बीवी को हाजिर करो। उन्हें भी शायद गुलाबों के साथ ही बुलाया गया था, मगर वो बाद में पहुंचे थे और बाहर खड़े हुए थे। उस दुकानदार ने अंदर आकर मुझे पहचाना और बड़े अदब से मुझे भी सलाम किया।
फिर उसकी नज़र अपने फर्जंदे अर्जमंद पर गई जो एक कोने में बांग दे रहे थे। उनका घुटा हुआ सर देखकर वो मुस्कुराया। बैठो चाचा, मैंने बेंच की तरफ इशारा किया। अपनी बहू को भी बिठाओ और साहब को बताओ क्या शिकायत है तुम्हें गुलाबों से। बूढ़ा तो खामोश रहा। मुर्गे की बीवी ने रोना पीटना और दुहाई देना शुरू किया। उसने गुलाबों को अपनी जनाना लुगत में गालियां दी और कोसा। अपने इकलौते शोर नामदार को बुरा भला कहा और दरख्वास्त की कि इसका दिमाग दुरुस्त फरमाया जाए। मोहसिन सब कुछ अफसराना इल्तफात के साथ सुनता रहा। दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, फिक्र मत करो। आज के बाद ये गुलाबों का नाम भी ले तो हवालदार को बताना। मोहसिन ने कहा। हवालदार, यस जनाबे आली, चित्तर है तुम्हारे पास? मोहसिन ने कहा। क्या चीज सर? कौन सा चित्तर? हवालदार एकदम अनजान बन गया। 13 नंबर का चित्तर। दिमाग कैसे दुरुस्त करते हो आखिर तुम? हवालदार हो गए, अभी तक चित्तर का मतलब पूछते हो, मोहसिन ने कहा। उसके बाद हवालदार के लिए गुंजाइश ना रही कि वो असलीते बड्डा चित्तर पेश करे। इस मुर्गे को उल्टा लिटा दो, मोहसिन ने हुक्म दिया। हवालदार ने तामील की। मुर्गे ने बहुत वावेला मचाया और बहुत हाथ जोड़े। अभी तक उसका ख्याल था कि चित्तर सर्विस खुद हवालदार करेगा। इस औरत, क्या नाम है इसका? गुलाबो, मोहसिन ने चुटकी बजाकर कहा। ये छितर इसी को दो और इसे कहो कि ये वाकई इसे नहीं बुलाती बल्कि इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। तो इसके गिनकर 40 छितर लगाए। मुर्गा एकदम खड़ा हो गया। ये नहीं हो सकता। औरत जात मैनू जुती मारे? नहीं सरकार, तुसी 40 नहीं मैनू 100 छितर मार लो। बकवास बंद करो इसकी। हवालदार, मोहसिन ने आवाज बंद किए बगैर कहा। चल लो तेरी। हवालदार ने फिर उसे लिटाना चाहा मगर उसने हवालदार को एक तरफ धकेल दिया। उसके लिए ये इंतहाई जिल्लत की बात थी कि एक औरत जो तवाइफ थी, बदनाम थी और कोई इज्जत ना रखती थी, उसे जूती मारे, और वो भी सबके सामने, उसके बाप के सामने और उसकी बीवी के सामने। औरत तो मर्द के सामने नजर नहीं उठा सकती। मर्द ज्यादा से ज्यादा ये हक बड़ी बहन और माँ को दे सकता है कि उसको डांट टपट करे और एक आध थप्पड़ भी गुस्से में मार दे, लेकिन बीवी तो खुद पाँव की जूती है। गाँव में तो मर्द हाकिम है और औरत का दर्जा कनीज का भी नहीं है। मैं नहीं होन दिया का वड़िया थानेदारा। मुर्गे ने ऐन फिल्मी विलन की तरह बड़क मारी। वो मुकाबले पर आमादा था और बिलाशुबा इतना वो सेहतमंद था कि बेरी सिवा जुमले खादरीन को फर्दन फर्दन पीट सकता था। खुद हवालदार उसके जारहाना अदाइम को देखते हुए डर गया था और जब उसने बड्डे ते असली थानेदार को ललकार दिया तो हवालदार की सिट्टी गुम हो गई। वो शख्स मरने मारने पर आमादा था और हवालदार को अंदाजा नहीं था कि सूरत से एसपी कैसे निपटेगा। अगर वो हवालदार को हुक्म देता कि इस बदमाश को पकड़ लो तो हवालदार यकीनन मार खाता। उसका अंदाजा मोहसिन ने भी कर लिया। चुनाचे उसने रिवाल्वर निकाल कर मेरी तरफ देखा। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि उल्टे लेट जाओ, मोहसिन ने कहा। ओए तू गोली मार दे मैनू, वो सीने पर हाथ मारकर बोला। उसके बाप ने और बीवी ने चिल्लाना शुरू किया कि इस बेवकूफ का कसूर माफ कर दिया जाए। गुलाबो लरसने लगी। सब पीछे हट जाओ, मैंने कहा, बीच में कोई ना आए। फिर मैं आगे बढ़ा और इससे पहले कि मुर्गा संभलता मैंने उसे उठाया और घुमाकर नीचे दे मारा। वो तड़प कर उठा। मैंने उसे मुसलसल ठोकरें मारी और वो कई बार दीवार से लगा। जरा सी देर में उसे अपनी ताकत के बेमसरफ होने का अंदाजा हो गया था। मैंने उसे 2 मिनट में उल्टा लिटा दी और ऐसे दबा लिया कि वो हरकत तक नहीं कर सकता था। चलो अपना काम करो, मोहसिन ने गुलाबो को यूं इशारा किया जैसे कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। गुलाबो हाथ जोड़ने लगी। ऐसा मत करें सरकार, किसी और को हुक्म दे। अगर तूने हुक्म ना माना तो इसकी जगह लेना पड़ेगी। मोहसिन ने सिगरेट जलाते हुए धुआं ऊपर छोड़ा। बोल, तैयार है? गुलाबो के लिए हवालदार से छितर लेने के सिवा चारा ना रहा। गुलाबो की इस पुरस्कार को बिल्कुल अंदाजा ना हुआ कि ये सब उसी के बाप की फरमाइश पर हो रहा है। मगर अफसोसनाक बात यह भी थी कि खुद बूढ़े दुकानदार ने यह बात संजीदगी से नहीं की थी। उसे ये बात करते वक्त बिल्कुल उम्मीद ना थी कि ऐसा हो भी सकता है। और अब वो पशेमान था और परेशान भी। खुद उसकी बहू जो कुछ देर पहले रो रो कर गुलाबों को कोस रही थी और अपने मजाजी खुदा के दिमाग की इस्लाह का मुतालबा कर रही थी, अब दम बखुद बैठी थी। थाने का वही माहौल था जो शायद फांसी घर में मुजरिम को जबरदस्ती तख्तेदार तक पहुंचाते वक्त होता है। गुलाबो अभी तक शशोपंज में थी। हवालदार ने उसे धक्का दिया। अब बोल जा सारा नखरा कंजरी, तेरे सारे यार आएंगे अभी तो। मुझे ये धमकी पसंद आई। इसमें गुलाबो के लिए माशी और समाजी बहरान और मुस्तकबिल के बारे में शदीद खतरात की धमकी थी। बिलाशुबा अगर वो सारे पुरस्कार की ताजपोशी करती तो फिर गाँव में कैसे रहती। गुलाबो का दम खुश्क हो गया। उसने नीचे पड़े हुए शख्स के एक छितर मारा। ऐसे नहीं, जान लगा जरा, जितना माल खाया है उसका उतना ही जोर लगा के मार, हवालदार ने कहा।
नतीजा ये कि बाकी 39 छितर गुलाबों ने ईमानदारी से पूरी कुव्वत सर्फ करके मारे और उसके पुलिसदार ने हर छितर पर उसे गलीज गालियां दी। जब ये सज़ा पूरी हो गई तो मैंने उसे पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ, मोहसिन ने कहा। हवालदार, इसे बंद कर दो हवालात में, रात को सारे गाँव को जमा करो, ये तमाशा फिर होगा। अब छितर इसकी बीवी मारेगी। वो एकदम ज़मीन पर गिर गया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मेरी तौबा हमेशा के लिए तौबा। मैं इस कंजरी का नाम भी लूँ तो मेरी खाल खींच लेना, मुझे और जलील मत करो। अभी किसी ने नहीं देखा, मैं खुदकशी कर लूँगा अगर सबको मालूम हुआ। ठीक है, नहीं मालूम होगा। मोहसिन ने नरमी और रहम दिली का मुजाहरा किया। उठो और सीधे खड़े होकर अपने बाप से कहो कि वो तुम्हारी ज़मानत दे, ये कि तुम आइंदा कोई गलत हरकत नहीं करोगे, बीवी बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं करोगे और ये बदमाशी भी छोड़ दोगे। छोटे से गांव में बदमाशी बहुत आसान होती है, मगर तुमने अंजाम देखा अपना। ये मेरा आखिरी दौरा नहीं है, मैं फिर आऊँगा, किसी भी दिन आ जाऊँगा, 1 हफ्ते या 1 महीने बाद, और मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारा रंग नहीं बदला तो फिर देखना मैं तुमको कैसे भट्ठी चढ़ाता हूँ। रंग पक्का हो तो उसे काटने के लिए दूसरे तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं। जब उसने बाप के सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया और बाप भी उसकी नेक चलने का जामन बन गया तो उसे जाने की इजाज़त दे दी गई और उन सबको जो वहाँ मौजूद थे समझा दिया गया कि इस कमरे में पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र वो बाहर किसी से नहीं करेंगे। अब दोपहर हो चुकी थी और सारे गांव को इतला मिल चुकी थी कि थाने में कितना इंसाफ हो रहा है। बाहर मजमा लग रहा था और इलाके के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग भी बाहर गालिब के पास खड़े थे। उनमें पटवारी भी था और नंबरदार भी, मगर गालिब ने उनको रोक रखा था कि बड़े साहब एक केस से निपट लें तो वो जा सकते हैं। जब गुलाबो का पुलिसदार अपने बाप और बीवी के साथ निकल गया तो गुलाबो भी जाने लगी। मोहसिन ने उसे रोक लिया। तुम वहाँ बेंच पर बैठो, मोहसिन ने कहा। नंबरदार साहब और पटवारी को अंदर आने दो। वो मुझसे मुखातिब हुआ और मैं चीख कटा कर बाहर आ गया और उन दोनों को ले आया। उनके पीछे एक और शख्स आया, वो स्कूल मास्टर था। फिर डाक बाबू ने भी इजाज़त चाही, मैंने सबको आने दिया। मोहसिन उन सब से उठकर हाथ मिलाया और सबको तशरीफ़ रखने के लिए कहा। डाक बाबू और मास्टर को जगह ना होने के बायस मजबूरन गुलाबों के साथ बेंच पर बैठना पड़ा। मैं खड़ा रहा। इधर उधर की रस्मी बातों के बाद, खुशामद और चापलूसी के बाद और अफसर का मूड देखने के बाद नंबरदार ने मोहसिन को दावत दी। आपसे पहले भी 2 बार अफसर आए, हमेशा गरीब खाने को इज्जत बख्शी। वो बोला, आप क्या हैं, हमें इस काबिल भी नहीं समझते। नंबरदार साहब, ये मेरा असूल है कि ड्यूटी पर ना मैं किसी के घर में क़याम करता हूँ और ना किसी की दावत कबूल करता हूँ। मोहसिन बोला, फिर कभी हाजिर हो जाऊँगा। जनाब, हम अफसर समझ के नहीं, मेहमान समझ कर दरख्वास्त कर रहे हैं। ये शहर नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा, किसी को गर्ज नहीं। यहाँ हर आने वाला गाँव का मेहमान है। नंबरदार ने अपनी लच्छेदार बातें जारी रखी। मेरा दिल चाहा उससे पूछूं कि गुज़िश्ता 1 साल में कितने अजनबी गाँव से गुजरे और उनमें से कितनों की दावत उसकी हवेली में हुई। मेहमान नवाजी की वो ताबिंदा रिवायत अब दास्ताने पारीना हो गई हैं। अब तो मस्जिदें भी मुकफ़्फ़ल रहती हैं जहाँ पहले मुसाफिर बिला इम्तियाज़ ठहर जाते थे और हर घर से उनके लिए खाना भी आ जाता था। जब मैं मेहमान बन के आऊँगा तो सीधा आपके दरवाजे पर दस्तक दूँगा, क्योंकि सबसे पहला हक़ आपका है। आपने ही सबसे पहले कहा है। मोहसिन बोला, फ़िलहाल मैं आप लोगों से एक मसले को हल करने में मदद चाहता हूँ। आप लोग इस इलाके के बासर और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। आप सब चाहें तो ये मसला ख़त्म हो सकता है। आप हुक्म दें जनाब। पटवारी बोला, मसला क्या है? मसला ये है। मोहसिन ने बेंच पर बैठी हुई गुलाबों की तरफ इशारा किया। सबकी नज़र एक साथ गुलाबों पर गई, फिर सबको सांप सूंघ गया। उनके ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि एक एसपी इन सब को आजमाइश में डाल देगा। वो सब नज़रें चुराने लगे। जहाँ तक मुझे मौसूल होने वाली शिकायत से पता चला है, मोहसिन ने कुछ देर बाद कहना शुरू किया, ये औरत आप लोगों के गाँव को बदनाम कर रही है। ये तो है जनाब, इसे गाँव से निकाल देते हैं। नंबरदार खनकारा, नहीं नंबरदार साहब, फिर ये दूसरे गांव में चली जाएगी और उसे बदनाम करेगी। हर गांव की अपनी इज्जत होती है। क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि अपने दरवाजे की गलाजत उठा के अपने पड़ोसी के दरवाजे पर डाल दें? क्या हुक्म है हमारे दीन का हमारे हमसाए के हुकूक के बारे में? पड़ोसी का गाँव भी तो हमसाया गाँव है। इसके अलावा ये सवाल एक औरत के मुस्तकबिल का भी है। मुझे इस फ़लसफ़े पर तकरीर नहीं करना है कि औरत को तवाइफ कौन बनाता है। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा कि आदमी को मौका मिले तो उसे नेकी नहीं करना चाहिए? भटके हुए को रास्ता दिखाना हो तो क्या उसका हाथ नहीं थामना चाहिए? गिरे हुए को उठाना नहीं चाहिए? आप लोगों के गांव में कोई है जो इस औरत को अपनी जिम्मेदारी समझकर कबूल कर सके? तवील खामोशी का एक वक्फा आया। मोहसिन अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार करता रहा।
गुलाबो पलक झपकाए बगैर मोहसिन को देखती रही। उसने कभी ना सुना था ना देखा था, शायद इनमें से किसी ने भी ना सुना और ना देखा था कि पुलिस ऐसी भी होती है या ऐसी हो सकती है। पुलिस माशरे की अखलाकी जिम्मेदारियां भी समझ सकती है और समझा सकती है, मसाइल को हल भी कर सकती है। अब तक तो पुलिस सिर्फ मसाइल पैदा करती आई थी। दिन ब दिन पुलिस की वजह से लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा था, मगर यह अजीब अफसर था कि हुकूक हमसायगी की बात कर रहा था, समाजी जिम्मेदारियों की बात करता था, तवाइफ के मुस्तकबिल की बात करता था। एक शख्स है तो सही। मिलाकर इस खामोशी को मास्टर की आवाज़ ने तोड़ा। कौन मास्टर साहब? डाक बाबू ने कहा। वही मिरासी जो इससे कई बार शादी को कह चुका है, मास्टर ने कहा। बेशक वो शादी कर लेगा, नंबरदार ने तायद की। शादी तो कर लेगा, निभाएगा भी। मोहसिन ने कहा। अज़वाजी जिंदगी की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। अखलाको किरदार कैसा है उसका? अब उसके अखलाको किरदार को क्या देखना जनाब, पटवारी बोला। ये कौन सी शरीफ ज़ादी है? यही तो असल बात है पटवारी साहब, मोहसिन ने उसे टोक दिया। हर शख्स इस औरत के साथ निभा नहीं कर सकता। उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसकी नज़र में वुसअत होना चाहिए कि वो इस औरत के मादी को फरामोश कर दे, कभी इसका ताना ना दे और इसे शरीफ ज़ादी समझते हुए कबूल करे। गलती सब करते हैं, मगर क्या गलती को माफ़ भी सब कर सकते हैं? सच्चे दिल से, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, नेक नीति के साथ। वो अच्छा आदमी है जनाब, मास्टर बोला। इससे मोहब्बत करता था और अब भी करता है, मगर वो मिरासी है और उसका रंग काला है, इसलिए ये औरत उसे ठुकराती रही। वो अब गाने बजाने का काम नहीं करता। उसके बाप दादा मिरासी थे, इसलिए वो भी मिरासी कहलाता है। बाप दादा के मिरासी होने से किसी की मेरास जिल्लत नहीं हो सकती और शराफत भी किसी को विरसे में नहीं मिलती। इस्लाम ने तो गोरे को काले के और अरबी को अजमी के बराबर रखा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या था? उन्होंने रंग, नस्ल और ज़ात की बुनियाद पर फजीलत के दावे को मुस्तरद कर दिया था। मोहसिन बोला। ये एक जाहिल औरत है। आप लोग इसको समझा सकते हैं कि सबसे बड़ी दौलत तो मोहब्बत है। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए तो वो भी इसे नफरत की नज़र देखने लगे हैं जो आए दिल में मोहब्बत रखते हैं। इसे कहो कि मिरासी से शादी कर ले। मैं कर लूँगी सरकार, मैं ज़रूर करूँगी। गुलाबो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। उसका हिस्टेरिया अश्कों का सैलाब बन गया। मैं जाहिल नहीं, अंधी भी नहीं। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करती हूँ कि उसकी बीवी बनकर ऐसे ही रहूँगी जैसे सब बीवियाँ रहती हैं। किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। ये सब लोग देखेंगे कि मैं भी औरत हूँ। वेरी गुड। मोहसिन ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। आप सब ने सुना, ये तायब हो रही है। जज़ाक अल्लाह। आप तो जनती एसपी साहब, नंबरदार बोला। मैं बहुत गुनाहगार हूँ नंबरदार साहब, तौबा करता हूँ हर वक्त अल्लाह से, मोहसिन ने कहा। अब आप लोग आज रात इसकी शादी का बंदोबस्त कर दें। दावत वहीं होगी और हम सब शरीक होंगे। मेरी तरफ से ये रखिए। उसने जेब में से 1000 रुपये निकाले और मेज़ पर डाल दिए। शादी के इंतज़ाम के लिए। इंतज़ाम हो जाएगा सरकार, नंबरदार ने एहतजाज किया। फिर भी ये मेरी तरफ से दूल्हा दुल्हन के लिए, मोहसिन ने कहा। रख लें वरना मैं नहीं आऊँगा। नंबरदार ने बादले नख्वास्ता रकम उठा ली। मैं देख रहा था कि वो कितने शर्मसार थे। उनकी नज़र में इस पुलिस अफसर के लिए हकीकी इज्जत और अकीदत के जज्बात थे। ये इंतहाई जज्बाती मंजिर था। अचानक गुलाबो उठी और दौड़ती हुई मोहसिन की तरफ बढ़ी। उसने नीचे गिरकर मोहसिन के कदम पकड़ना चाहे। मोहसिन ने उसे उठा लिया। जाओ मेरी बहन, खुदा तुम्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और तुम्हारा घर आबाद रखे। हाँ फरिश्ता हैं, फरिश्ते हैं सरकार, वो बोली और हिचकियाँ लेने लगी। मुअज़्ज़िज़ीन दम बखुद खड़े रह गए।